गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर। जी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सबका स्वागत है। तो आज हम जो है हमारी क्लासेस जो हुई हैं भाई पीछे, उनका ही आगे का जो एक नया सिलसिला हमारा चला हुआ था संवैधानिक विकास पर, वो हम जो है काफी आगे तक आ चुके थे कि संविधान जो हमारा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम का था, उसकी भी हमने बातें कर ली थी कि भारत शासन अधिनियम के पर किस किस तरह से कानून बने और कितने जो है अनुच्छेद 321 अनुच्छेद मैंने बताया था आपको, 10 जो है आपको अनुसूचियां बताई थी, 14 जो भाग बताए थे उसके आगे। फिर उससे आगे जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो आप जानते हैं कि जो है भारत में फिर उथल-पुथल होती है और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद विश्व युद्ध जैसे ही होता है तो अंग्रेजों को क्या होता है, अंग्रेजों को आवश्यकता होती है भारतीयों की। भारतीय जो सैनिक थे या भारतीयों से उनका जो है एक बहुत बड़ा उनको जो है सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो युद्ध को जीत सकें। तो भारतीयों के इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारतीयों के द्वारा अपने लिए निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी की और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए उनसे माँग की जाती है। यही चीज़ें, यही सिलसिला चलता है और वो जो है भारतीयों को जो है प्रतिनिधित्व देने के लिए चीज़ों को अलग-अलग तरह से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम, तो सबसे पहले अगर हम आज बात जो करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं संविधान सभा पर, कि संवैधानिक जो सभा थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ठीक है? ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी भई हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर हम बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ये जो है इसकी माँग पहले किसने की थी? अगर देखा जाए भारत के विषय में देखा जाए कि भारत को अगर हम मानकर कहें कि किसके द्वारा सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संवैधानिक सभा संविधान सभा की जो शुरुआत है वो कब हुई? सभा की जो शुरुआत की बात हम कर रहे हैं, वो कब हुई थी? वो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो इसकी माँग की गई, वो गांधी जी के द्वारा 1922 में, 1922 में। देखिए इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज़ कि 1922 में जो है किसके द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा एक संवैधानिक एक संवैधानिक सभा की माँग, ठीक है? बात कर रहे हैं कि 1922 में हम क्या कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो एक संवैधानिक सभा का की मांग की गई कि भारतीयों के लिए, भारतीयों पर रूल करने के लिए एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए जो कि उनके उन पर ही रूल करने के लिए है, उनके द्वारा ही नियम बनाने चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो संवैधानिक जो उद्देशिका है या प्रस्तावना कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को, यानी कि हम ही भारत के लोग हैं जो शासक हैं और हम ही जो है क्या है वहां पर उन पर रूल करते हैं। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो हम भारत के लोग भारत पर, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं भाई कि किस तरह से ये चीजें आगे चली। इसके बाद इसके बाद जो सबसे बड़ा एक और चीजें हुई सबसे पहले, ये तो थी भारतीयों के द्वारा मांग की गई। ये तो बात थी कि भारतीयों के द्वारा मांग की जा रही है कि भारतीयों के लिए एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कब माना कि हाँ भाई एक भारतीयों के लिए एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए? ये अंग्रेजों के द्वारा जो पहली बार माना गया, वो माना गया 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है? अगस्त प्रस्ताव रखा गया, जिसमें इन्होंने कहा, देखिए इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था। इसको अस्वीकार करने का सबसे जो महत्वपूर्ण एक कारण है, वो क्या था? वो कारण ये था कि 1940 में दरअसल अगस्त जो अंग्रेजों ने ये अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसमें क्या कहा गया कि जो है आप जो है भारतीयों को, इसमें जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट था जिसको लेकर भारतीय जो है भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं हुए, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, वो था कि भारतीयों को
मुख्यतः मुख्यतः इस सभा में शामिल किया जाएगा। ठीक है? यानी कि संवैधानिक भारतीयों के मुख्यतः इस संवैधानिक सभा में जो है क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन देखिए, सम्मिलित मुख्यतः से क्या मतलब है? मुख्यतः से मतलब नहीं है यहाँ पर है कि जो मुख्यतः नहीं, मुख्यतः से एक जो है कि यहाँ पर मुख्यतः क्या होता है? हम ही होंगे। भाई भारतीयों के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या और जितने भी जो घटक दल थे उस समय, उनके सबके द्वारा ये मांग की गई थी कि मुख्यतः क्या मतलब क्या है? मुख्यतः का मतलब तो ये है कि हम भी रहेंगे और कोई और भी रह सकता है, यानी अंग्रेज अपने आप को भी वहां पर उपस्थित रखना चाहते थे। इस चीज को लेकर देखिए, अगर आप देखें और देशों में, जैसे आप साउथ अफ्रीका में देखें तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि जो जाने वाले थे अंग्रेज वहां पर, जो शोषण जो उनका उपनिवेश था, जब जाने वाले थे तो कुछ अंग्रेज वहीं पर रह गए, बस गए इसी कारण से। लेकिन संवैधानिक सभा या उस टाइम कांग्रेस के द्वारा इतने कठोर तरह से जो है, इतने दृढ़ संकल्पित होकर जो है विरोध किया गया, जिससे कि आज के प्रदेश को अगर देखें तो पूर्णतः भारतीय ही हैं, सभी भारतीय ही राज कर रहे हैं हर जगह। तो यानी कि जो पूरे भारत में भारतीयों की एकाधिकार होने का मुख्य कारण आज यही है कि जो है ये इस तरह की उस समय इस तरह की कोई भी संवैधानिक सभा को हमने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो अगस्त 1940 को जो है हमने क्या कर दिया, हमने माना नहीं, इसको जो है हमने वापस करा दिया। ठीक है, तो अगस्त 1940 में पहली बार, हालांकि अगस्त 1940 में हालांकि पहली बार ये माना गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीयों के लिए एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए। चलिए, यहां से बातें आगे चलेंगी। 1942 का जो हमारा क्रिप्स जो मिशन होगा, क्रिप्स क्रिप्स मिशन, तो वो क्रिप्स मिशन अब आता है 1942 में। देखिए, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक दलीय था, यानी कि स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे, ये देखिए, स्टैफर्ड क्रिप्स जो हैं ये भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण, दरअसल जो क्रिप्स थे, ये क्रिप्स जो है बंगाल के जो सॉरी जो ब्रिटेन की जो सांसद थी वहां पर एक केंद्रीय मंत्री थे, और ये केंद्रीय मंत्री थे। और इन केंद्रीय मंत्री, ये दरअसल इनकी जो छवि थी बहुत अच्छी थी, भारतीयों की नजरों में भी इनकी छवि जो है बहुत अच्छी थी सर, स्टेफर्ड क्रिप्स की। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अगर हम स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजेंगे भारत में तो भारतीयों के द्वारा इस मांग को मान लिया जाएगा, जो अगस्त इन्होंने जो क्रिप्स मिशन जो भेजा था इसको जो है मान लिया जाएगा। तो इस चीज को जो है उन्होंने जो है वहां से भेजा। अब यहाँ पे भेजने के लिए इनके द्वारा जो एक चीज की गई वो थी कि इसको क्रिप्स मिशन को इनकी जिम्मेदारी दी गई, क्रिप्स को, स्टेफर्ड क्रिप्स को, क्योंकि उनकी छवि जो है भारतीयों के लिए अच्छी थी। तो के द्वारा नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्टता प्रावधान न होने के कारण इसको, देखियो, इसको मुख्यतः मुस्लिम लीग ने जो है ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, इसको क्या किया मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग की 1940 में जो है एक तरह से नींव रख चुकी थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की, मैंने बताया आपको कि ढाका में जो है इसकी जो है बांग्लादेश का जो ढाका में जो है इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1940 में, कि हम जो है अलग जो है इसको देखेंगे। और जो हमारी ये, हालांकि ये सारी जो चीजें उपजी, ये कहाँ से उपजी, ये जो हमारा इस जो हमारी मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का जो 1906 1906 में जो इसका निर्माण किया, इसका गठन किया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तब से ही क्या हुआ, एक जो है तुष्टीकरण की राजनीति भारत में स्थापित हुई। और मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र थे वहां पर ये अपनी पकड़ बनाने लगे, और अंग्रेजों के द्वारा अपने जो अपनी जो इस तरह की सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, उसमें इसको जो है क्या मिला, आग में घी घी की तरह काम किया। और इस तरह से एक अंततः 1940 में पाकिस्तान नाम के एक जो है राष्ट्र की जो है क्या हुई, कि एक नींव पड़ने लगी कि भाई 1940 में अब जो है क्या होगा कि पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने उसी समय जब बातें चली थी, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान एक नाम में एक पुस्तक है, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, हम बाद में बात करेंगे। वो जो है क्या थी, वो यही थी कि पाकिस्तान पर उनकी सोच क्या है। जब पाकिस्तान के विषय में बातें चल रही थी, तभी जो है जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान बन के ही रहेगा, और उनके थॉट्स जो है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये उनकी पुस्तक भी है, किसकी, डॉक्टर अंबेडकर की। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के अलग जो निर्णय था, अलग की जो है मांग को माना नहीं था क्रिप्स मिशन में। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे जो भारत की संविधान की प्रक्रिया है, संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है।
आगे और देखते हैं। कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण, देखिए वहां पर हमने देखा था कि मुस्लिम लीग ने क्यों किया, कि पाकिस्तान की अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, पाकिस्तान की मांग को लेकर उनके द्वारा नकार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, पाकिस्तान को नहीं मानने के कारण। यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा फिर क्यों किया गया, कांग्रेस के द्वारा क्यों किया गया, क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। देखिए, हालांकि मुस्लिम लीग इसलिए जो है नहीं मानी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक इशारा कर दिया था कि पाकिस्तान भी बन सकता है, पाकिस्तान की मांग को उन्होंने अस्वीकार रूप से मान लिया, जबकि कांग्रेस इसको बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, कांग्रेस भारत के विभाजन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया गया था मांग को पाकिस्तान की, इसलिए जो है कांग्रेस ने भी इसका विरोध कर दिया। भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। भारत की किस तरह से सुरक्षा होगी, क्योंकि अभी भी जो अंग्रेज थे वो अपना उपनिवेश ही बनाए रखना चाहते थे, किसको, भारत को। वो पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे भारतीयों को, इसलिए जो है क्या थी, जो हमारी कांग्रेस है वो इससे क्षुब्ध थी और जो है वो उनको नहीं चाहती थी कि इस तरह की प्रक्रियाएं हों। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसके बाद प्रयत्न देखें, अंग्रेजों ने कितने प्रयत्न किए। अगस्त में 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाए, अगस्त प्रस्ताव 1942 में ये लेकर आए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स क्रिप्स मिशन लेकर आए 1942 में। 1945 में इन्होंने जो वेवेल योजना, और 1945 में ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता। देखिए इतने प्रयत्न किए, जब इनको लगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद जब चीजें बढ़ी, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है 1939 से लेकर 1945 तक चलती रही, तो बीच में जो है 1939 से लेकर और जो 1945 तक एक चीज, ये नेगोशिएशन भारतीय कांग्रेसियों के साथ भी कर रहे थे, क्योंकि भारत में जो है ये चरम पर था, क्योंकि इन्होंने देखिए पहले भी इसी तरह के रॉलेट एक्ट की हमने बात की थी ना, तो उसमें भी इन्होंने इसी तरह की जो क्या किए थे, विश्वास दिलाया था, विश्वास जो है मांगा था कि आप जो वर्ल्ड वॉर में जो है भारतीयों की तरफ से बहुत से लोग लड़े थे, तो उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको जो है बहुत सारी स्वतंत्रताएं देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। उसी चीज को यहाँ भी दोहराना चाहते थे, द्वितीय वर्ल्ड वॉर में फिर से इन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से इन्होंने कहा कि आप जो है क्या कीजिए, आप जो है एक तरह से पहले जो है नेगोशिएशन कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। भारतीयों से मांग की कि आप पहले हमारी हेल्प कीजिए, हमें जो है वर्ल्ड वॉर जितवाने में मदद कीजिए, उसके बाद हम आपको जो है क्या देंगे, आपको जो है हम जो है आपकी सरकार स्वायत्ता दे देंगे। लेकिन भारतीय जानते थे कि अगर वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। इन पर दबाव बनाने का जो एक सही समय था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड ही था। इसी में देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो विश्व के सभी देशों से, अपने जो मित्र देश हैं वहां पर जाकर जो है जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ये जापान जाते हैं, ये ऐसे जाकर इन्होंने जो है सहयोग मांगा। और इस सहयोग को इसलिए मांगा क्योंकि ब्रिटेन के जो विपक्ष में थे जो लोग, उनसे जो है ब्रिटेन के दुश्मन देशों के पास गए सुभाष चंद्र बोस जी, और उन्होंने इसी दरमियान जो है उनसे क्या मांगा था, सहयोग मांगा था। तो इन्होंने प्रस्ताव, अंग्रेजों ने भरसक प्रयत्न किए कि जो है इनको, इनकी जो स्वतंत्रता है, इनका जो संविधान का जो ट्रांसफर है उसको रोका जाए, किसी भी तरह से जो इनकी जो पावर्स हैं वो हस्तांतरित ना की जाए, और अंग्रेज भी अपने पास पावर्स रखें। 1940 का अगस्त प्रस्ताव इसमें है, 42 का क्रिप्स मिशन है, 1945 का वेवेल योजना है, 1945 का शिमला समझौता है। लेकिन हमको बहुत ही, ये मानिए कि बहुत अच्छा हमारे साथ हुआ कि कांग्रेस ने या और जो भी दल थे उन्होंने इसके लिए स्पष्ट मना करते रहे। इस चीज के लिए हमेशा से उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े रहे, और हमेशा से ही उन्होंने इस चीज को नकारते रहे। जैसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव मैंने बताया आपको, फेल हो गया। 1942 का क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 1945 का जो बेबेल योजना है ये भी फेल होगी, और शिमला समझौता है ये भी फेल होगा। तो ये सारी चीजें जब समाप्त हो गई, फिर जो है क्या हुआ, वहां पे वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है खत्म हो जाती है, और लेबर पार्टी की बन जाती है सरकार। लेबर पार्टी के सरकार में एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, और एटली जो है भारत भेजेंगे अब जो है क्रिप्स जो है कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं, मैंने कल बताया था कि वह उसमें तीनों जो जो लौकिक पैर जो
लॉरेंस पैथिक लॉरेंस जो थे वो भी जो है क्या थे, पैथिक लॉरेंस भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, एवी अलेक्जेंडर भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स वहां भी भेजे जाते हैं, वो भी जो है एक तरह से केंद्रीय मंत्री थे वहां के। तो तीनों केंद्रीय मंत्री जब भारत आए तो इसलिए उसको क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। हमने 1940 का अगस्त प्रस्ताव देख लिया, 1942 का क्रिप्स मिशन देख लिया, 1945 का बेवेल योजना। बेवेल योजना देखिए, उस समय जो वायसराय थे वो वेवेल थे, ठीक है, जो वेवेल थे वो उस समय वायसराय थे, तो उनके द्वारा क्या चीजें की गई। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थक प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त, देखिए मैंने बताया ना, भारत में इतना गतिरोध चला हुआ था उस समय, संवैधानिक गतिरोध था, जिसको समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, जापान भी गए, क्योंकि वे क्या था, ये संविधान जो विरुद्ध, क्योंकि देखिए जो भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए ये इनका उद्देश्य था, क्योंकि जापान उनका एक तरह से शत्रु देश था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी गए सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी भी गई, ठीक है, नाजीज के पास भी गए। तो ये चीजें देखी गई। तो 4 जून 1945 को जो है ये पहली बार भारत में जो है लॉर्ड जो वेवेल थे उन्होंने घोषणा की कि हम जो है जैसे ही युद्ध की समाप्ति होगी आपको जो है अधिकारों की जो है प्राप्ति कराएंगे। लेकिन इस पे स्पष्ट मना कर दिया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस और अन्य जो घटक दल थे उनके द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया कि हम इस योजना को नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए, वेवेल योजना भी एक तरह से फेलियर रहा, वेवेल योजना का भी फेल रहा, वेवेल योजना भी सफल नहीं रही, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 मैंने बताया था 8 अगस्त, गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये इनके द्वारा कहा गया 1945 के जो वेवेल योजना थी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेता जो गिरफ्तार किए गए थे उसको जो है उनको जो क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा सभी को, ठीक है। और एक शिमला की रूपरेखा यहीं पर वेवेल योजना में ही तैयार कर दी गई थी। शिमला में एक सर्वदलीय का मतलब है वहां पर 22 दल जो है क्या होंगे, 22 दल शिमला में इकट्ठे होंगे। शिमला जो समझौता है, शिमला समझौता, शिमला समझौते में 1945 में 22 दल 22 दल शिमला में इकट्ठे होंगे और सब पर जो है चर्चा की जाएगी, ये सम्मेलन चलेगा। हालांकि अंततः ये भी जो है सफल नहीं हो पाया, असफल रहा, ठीक है। बुलाया गया, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, लेकिन इसको भी नहीं माना। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से अपनी पैरेलल एक सरकार चला रही थी, तो वो जो है क्या करना, उन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्योंकि जहां कांग्रेस एक नए अखंड भारत का मतलब जिसमें पाकिस्तान भी हो, बांग्लादेश भी हो, जो आज पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है वो भी हो, भारत की सहायता से 1931 में आप जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को जो हमारे जो एक्सेशन जो साइन हुआ था, ठीक है, उस पर जो है भारत की मदद से जो है इसको आजादी मिली बांग्लादेश को। तो अखंड भारत के लिए आग्रह किया। वहीं मुस्लिम लीग देखिए पाकिस्तान पर अड़ी हुई थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर शुरू से ही अड़ी हुई थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे अगर राष्ट्र बनता है, अलग राष्ट्र का निर्माण होता है, तो वो उसके पहले जो है क्या बनेंगे, पहले ही जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उनके मन में बिल्कुल सटीक बैठा हुआ था, वो बने भी अंततः, पाकिस्तान को बनवाया गया और जो है उसके प्रधानमंत्री पहले बने, ठीक है। अपनी मांग पर अड़ग रही, यानी कि जो हमारा बेवेल योजना है, बेवेल योजना भी फेल रहा, क्योंकि जो हमारी जो उस समय की जो बातें हैं पाकिस्तान की मांग को लेकर और भारत के कांग्रेस के द्वारा अखंड भारत की मांग को लेकर ये चीजें असफल रही, ठीक है। चलिए, अब आएगा शिमला समझौता। देखिए शिमला समझौता 25 जून 1945 को 22 जो है इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, या 22 दल थे, मान लीजिए 22 दलों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो है इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि एक सर्वदलीय जो है एक क्या थी, सर्वदलीय एक बैठक थी, ठीक है, सम्मेलन था। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद जो थे, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, ठीक है। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वहां स्वयं करेगी। यानी कि
जो भी उसकी कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में अब जितने भी सदस्य होने थे मुस्लिम, उसकी क्या करेगी, मुस्लिम लीग ही नियुक्त उनको देगी। ऐसा नहीं कि कार्य वायसराय का कोई हस्तक्षेप चाहिए ही नहीं, अब जितने भी आप मांगोगे हम देंगे आपको। तो ये चीजें थी, ये हालांकि मांग मानी नहीं गई। इस कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे कांग्रेस केवल गैर मुस्लिम का नेतृत्व करने वाली, क्योंकि देखिए कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, कांग्रेस में इतने सारे मुस्लिम नेता थे, और अगर मुस्लिमों का सबका नेतृत्व कौन करती, मुस्लिम लीग ही करती, तो कांग्रेस के लिए एक झटका होता कि कांग्रेस तो केवल जो है अन्य दलों के लिए ही है। हालांकि जब कैबिनेट मिशन हुआ तो चर्चिल ने ये कहा था कि जो है, ये कहा था उन्होंने, तो कि जो है ये तो जो है एक एक ही धर्म की जो है सरकार है, एक ही धर्म की पार्टी है, कांग्रेस को एक धर्म की पार्टी कहा गया, एक ही बहुदल की पार्टी कहा गया, हिंदुओं की पार्टी कहा गया। ये चीजें जो है थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाली संस्था के रूप में उजागर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए कांग्रेस इसको नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग के इस तार्किक प्रस्ताव, यानी कि नॉनसेंस जो इनका प्रपोजल था कि मुस्लिमों को, सभी मुस्लिमों को जो है मुस्लिम लीग ही देगी, तो वो जो नॉनसेंस इनका जो एक प्रस्ताव था, प्रपोजल था, उसको उसके कारण 25 जून से लेकर 4 जुलाई, ये कई बार पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब से कब तक चला, शिमला समझौता। देखिए शिमला समझौता जो है कब से कब तक चला, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 25 जून से 4 जुलाई, 25 जून जून से 4 जुलाई, 25 जून से 4 जुलाई चला। 25 जून से अगर 4 जुलाई ये चला, तो आप जानते हैं कि 25 जून से 4 जुलाई तक शिमला समझौते का जो हमारा प्रारूप है वो तैयार वो जो है चलता रहा, वो सम्मेलन चलता रहा 25 जून से 4 जुलाई, लेकिन ये असफल रहा। अंततः ये असफल रहा, अंततः असफल रहा हो गई शिमला सम्मेलन जो है, ये अंततः असफल हो गया, ठीक है। तो शिमला समझौते की बात भी समाप्त होगी, मैंने आपको बताया। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लेकर आए, 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए, 1945 में ही ये वेवेल योजना लेकर आए, 1945 में इन्होंने शिमला समझौता किया। इन्होंने इतने प्रयास किए, और भी छोटे छोटे ना जाने कितने प्रयास किए इन्होंने, कि भारतीयों के पास पूरा जो सरकार पावर का जो हस्तांतरण है, शक्ति शक्ति का हस्तांतरण ना किया जाए। अंततः जब इनको लगा कि नहीं, ये तो जो है होगा ही ऐसा, तो अंततः देखिए क्या होता है। फिर ये जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली एटली एक मिशन भारत भेजते हैं। उस भारत में जो एटली जो मिशन भेजते हैं, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है। जिसमें कौन कौन थे भाई? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पहले थे कौन थे? हम्म, पैथिक पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। और तीसरे थे ए वी एलेक्जेंडर, ठीक है। लॉरेंस, क्रिप्स एंड एलेक्जेंडर, ये तीन जो थे कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये तीन कैबिनेट मिनिस्टर भारत आए थे, ठीक है। ये भारत आए, और ये जो है क्रिप्स मिशन जो कैबिनेट भारत में आया, कैबिनेट मिशन भारत आया, इसकी जो है क्या थी, इसकी जो मांगे थी, इसको इसकी ये क्यों आया भारत? ये इसलिए आया कि अब भारतीयों को एक जो है संवैधानिक सभा बनाने के लिए इनको स्वतंत्रता दी जाएगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट सभा थी, जो हमारी संवैधानिक सभा थी, उसका विचार सबसे पहले यहीं से आया। अब विचार तो पहले से मैंने बताया 1922 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन अंततः ये जो कैबिनेट मिशन थी, यही इसका कारण बनी कि जो हमारे पास अब संवैधानिक सभा होगी। चलिए, अब बात करते हैं संवैधानिक सभा की हम।
संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने आपसे बात की थी भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसको बनाया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। 3 मेंबर थे, कौन कौन थे मैंने बताया। अब देखिए, इसमें जो संवैधानिक सभा में कितने सदस्य होने थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई, कितनी निर्धारित की गई थी सदस्यों की संख्या? 389, 389 जो है सदस्य होने थे। अब आप पूछेंगे कि सर 300 जो है हमारे 389 ही क्यों, 390 क्यों नहीं ले लिए या 380 क्यों नहीं कर लिए? क्योंकि एक थोड़ा सा ऐसा जो कॉम्प्लेक्स सा एक जो है नंबर है कि 389 क्यों थे। देखिए, उस समय भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 40 करोड़ थी। ठीक है, 40 करोड़ जनसंख्या थी। 40 करोड़ जनसंख्या होने के कारण और ये निश्चित किया गया था कि 10 लाख पर, 10 लाख पर एक सदस्य, एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। ये किससे बात हुई थी? जो हमारा संवैधानिक सभा है, इसीलिए जो है उस वक्त 40 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग थी। तो इसलिए जो नंबर बने बाद में वो एग्जैक्ट बने 389। तो 389 जो है संवैधानिक जो हमारी सभा बनी, उसमें मेंबर सदस्यों की संख्या 389 थी। अब ठीक है, 389 संख्या थी। अब इसमें देखेंगे आपकी 389 सब कैसे कैसे थे, किस किस तरह से लिए गए। तो देखिए, 389 में 296, 290 जो 6 थे ये तो थे चुने हुए ब्रिटिश या ब्रिटिश प्रांतों से, और 90 जो 3 थे ये थे देसी रियासतों से। देसी जो रियासतें थी उनके 93 थे। इनको चुना चुना नहीं जाता था, इनका जो है क्या किया जाता था, इनको इनको चुना जाता था और इनका निर्वाचन किया जाता था। तो इनका निर्वाचन किया जाता था 296 का। इसमें भी अगर आप देखें 296 में भी, तो देखिए यहाँ पर 296 में 292, 292 तो ब्रिटिश जो है सदस्य थे। और ये क्या थे, ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। चीफ कमिश्नरी। अब ये 4 जो सदस्य चीफ कमिश्नरी थे ये कौन कौन से थे भाई? 4 सदस्य जो थे चीफ कमिश्नरी के, ये कौन कौन से थे? ये थे 4 सदस्य चीफ चीफ कमिश्नरी। ठीक है, चीफ कमिश्नरी से थे। कौन कौन से थे? पहले पे था देखिए दिल्ली, पहले पे दिल्ली था। चीफ कमिश्नरी की बात कर रहे हैं भाई हम। चीफ कमिश्नरी 4 थे, 296 292 क्या थे, जो ब्रिटिश प्रांतों से थे। 4 चीफ कमिश्नरी थे, यानी कि ये 296 तो ब्रिटिश जो क्षेत्र थे उनसे थे, और 93 जो है किससे थे? 93 थे देसी रियासतों से। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली था, पहला तो दिल्ली था। ठीक है, दूसरा, दूसरे की बात करें, दूसरा बलूचिस्तान, आज जो पाकिस्तान में है। तीसरा कुर्ग था, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। चौथे की बात करें तो चौथा था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का था, ये चौथा था। तो यानी 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उस वक्त, जिस टाइम जो हमारी कैबिनेट ने जो है जो संवैधानिक सभा बनाई। पहला दिल्ली था, पहला दिल्ली, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो 4 जो क्षेत्र थे ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 4 क्षेत्र चीफ कमिश्नरी से, 292 ब्रिटिश, 292 और प्लस 4 96, 296 जो है ये ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 93 जो है मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, अब यहाँ से जो है आगे बातें चलती हैं। अब बात करते हैं, देखिए, कि संविधान की बनने की जो प्रक्रिया है, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। और अब बात करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं 46 की, और भारत को आजादी मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश करेंगे। पहली जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, यानी भारत की अभी आजादी हुई नहीं थी, भारत आजाद हुआ नहीं था। भारत आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को, और बात कर रहे हैं हम 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक।
पहली बैठक, ठीक है। पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब बात करेंगे इसमें जो है कितने मेंबरों ने भाग लिया, तो इसमें भाग लिया था 207 मेंबरों ने भाग लिया। पहली बैठक में 207 मेंबरों ने भाग लिया। अब आप पूछेंगे कि भाई ये बताएं कि 389 जो है मेंबर थे कुल, और यहाँ पर 207 ही रह गए, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 389 में से 73 जो है ये तो जो है मुस्लिम लीग के हट गए। मुस्लिम लीग जो है क्या हुई थी, मुस्लिम लीग 73 सीटों पर जीती थी। तो मुस्लिम लीग के लिए जो 73 सीट थे, मुस्लिम लीग ने अलग कर लिया। और 93 जो थे ये क्या थे, देसी रियासतें, देसी रियासत, ठीक है। तो देसी रियासत जो है वो किसने, देसी रियासतों में 93 जो थे ये भी हट गए। तो इस वजह से, क्योंकि मुस्लिम लीग है उसने भी भाग नहीं लिया, और देसी रियासतें, क्योंकि देसी रियासतों ने देखो इसलिए नहीं लिया कि 15 अगस्त से, ये 15 अगस्त 1947 से पहले की बात चल रही है। उस वक्त उनका जो है फ्यूचर, भविष्य निर्धारित नहीं था, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए जो इन्होंने 93 जो सीटें थी इनकी, ठीक है, उनको इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। तो पहली बैठक में कुल कितने लोग आए? पहली बैठक में कुल 207 लोग आए। संविधान की पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1947 को हुई, तो उसमें कुल कितने लोग आए? उसमें कुल जो है 207 लोग आए, ये विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं भाई। 9 दिसंबर को जब मीटिंग हुई, 9 दिसंबर 1946 को जो जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो पहले जो है अस्थाई, इनको अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब आपसे पूछेंगे कि भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद ही आपने बना दिया, 11 दिसंबर को, उनको पहले क्यों नहीं बना लिया था? भीमराव अम्बेडकर भी थे या कोई और भी थे? तो इसलिए देखिए, क्योंकि ये संविधान सभा के उस समय सबसे बुजुर्ग नेता थे। सबसे बुजुर्ग जो नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उनके सम्मान रखने के लिए, उनके सम्मान के लिए इनको सबसे पहले जो है अस्थायी सदस्य अध्यक्ष भी कहा जाता है। अस्थायी जो है अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बनते हैं। 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है। अब जो दूसरी मीटिंग होगी वो होगी 11 दिसंबर को 1946 को। ध्यान रखेंगे भाई, ये पहली है, ये पहली है, ये दूसरी है, ठीक है, ये दूसरी है। तो एक दूसरी जो है 11 दिसंबर को चालू हो रही है, 11 दिसंबर 1940 को। अब कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब क्या होते हैं? इसके जो है क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और इनको जो है स्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। स्थायी, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। स्थायी अध्यक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जो है संविधान सभा जब तक बनकर तैयार होगी 26 नवंबर 1949 तक, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब कांग्रेस, देखिए अब क्या होता है, संविधान सभा स्वतंत्रता के बाद दो काम कर रही थी। 1947 में जो है स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक किसके द्वारा जो है हमारा काम चला था? 19 भारत शासन अधिनियम 1935 मैंने बताया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अब बात करते हैं आपको, दो शिफ्टों में देखो संविधान सभा हमारी काम करती थी। जिस दिन जो है जब बहस होनी होती थी प्रस्ताव जो है संविधान पर, तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? संविधान के निर्माण पर बहस की स्थिति में, की स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा की
अध्यक्षता करते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे भाई। ये चीज बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि जब जो है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर कोई बहस होनी होती थी, तो उस सभा की अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और उन्हें देश से निर्मित, देश के निर्माण के लिए, देश के हित में कोई निर्णय लेने होते थे, यानी कि एक संसद के रूप में जब जो है क्या करती थी, जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब जीवी मावलंकर, देखिए पहले हमारे जो आप, कई बार पूछा जाता है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो वो क्या करते थे जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब जीवी मावलंकर, जीवी जीवी मावलंकर सदन का, सदन की अध्यक्षता करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में बहस करनी होती थी तो उस सदन की अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और यही प्रक्रिया कब तक चलती गई? 1950 तक ये प्रक्रिया रही, जब तक कि भारतीय संविधान लागू नहीं हो गया। ठीक है, हालांकि 26 नवंबर 1949 को लगभग संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को हमको क्या करना था? 26 जनवरी को उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। उसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमने पहला संविधान जो है क्या संविधान अपना लागू किया और हम एक तरह से गणतंत्र बन गए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भाई, हमने बात की संविधान की जो सभा है उसके कितने सदस्य थे? 389 थे। 296 जो है ब्रिटिश जो है प्रांतों से थे, यानी कि 292 प्लस चार चार जो है कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र? दिल्ली था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था, और जो है आपका कुर्ग था, और मेड़वाड़ा आपका अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये चार जो है अध्यक्ष जो है क्या थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में मैंने आपको बता ही दिया है किस तरह से बातें होती थी। 207, मैंने आपको बताया जो आंकड़ा था 207 का था, जब पहली जो है मीटिंग हुई 1946 को। अब इसमें देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर। देखिए डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा माइलस्टोन है, ऐसे एक व्यक्तित्व हैं जिनके बिना चर्चा की जाए और संवैधानिक चर्चा जो है की जाए और उनका नाम ना लिया जाए तो वो चर्चा अधूरी ही समझिए आप। क्योंकि उनका ऐसा एक जो कह सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण जो काम उन्होंने किया, इतना जबरदस्त काम किया भारतीय संविधान को बनाने में, क्योंकि वो ही सबसे जो ज्यादा संवैधानिक जो सभा थी हमारी उसमें सबसे ज्यादा कुशल एक तरह से नेता कहेंगे, एक जो है एक तरह समाजशास्त्री कहेंगे, अर्थशास्त्री कहेंगे, या फिर जो है भौतिक जो आपके के जानकार कहेंगे, वो थे। इसमें एक थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी एन राव में, तो ये चीज देख लीजिए। भीम बी आर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बी डॉक्टर बी एन राव। ठीक है, हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, आपको मैं आज ये सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि इसमें कंफ्यूजन होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार लड़े मुंबई से, मुंबई से चुनाव लड़े, स्वतंत्र चुनाव लड़े और ये हार गए। ठीक है, कांग्रेस के तरफ से जो ये चुनाव लड़े मुंबई से, तो मुंबई से ये चुनाव हार गए। मुंबई से हारने के बाद पहले मैं आपको बता दूं बी आर अम्बेडकर के जो हम डॉक्टर बी आर जो हमारे अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर के विषय में, कि ये पहली बार जो लड़े कहाँ से? मुंबई से, मुंबई से लड़े और ये हार गए, हार गए। अब ये क्या किया इन्होंने? मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से कहां से लड़े? अब लड़े ये जैसी, जैसी कुरना एक जगह है। ठीक है, जैसी कुरना एक जगह है जो कि पूर्वी पाकिस्तान में चली गई है आज, यानी बांग्लादेश में चली गई है, बंगाल में थी उस वक्त। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई
कि जो बंगाल हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो कहाँ से चुने गए संवैधानिक सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे? आपको क्वेश्चन में अगर आंसर दे रहा है मुंबई और जो बांग्लादेश, तो आपको बहुत सटीक आंसर देना है, फिर तो आपको बंगाल ही देना है। लेकिन आपसे अगर मुंबई भी आता है और बंगाल नहीं आता है तो आपका आंसर मुंबई होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो है मुंबई से नियुक्ति कराई गई थी, बाद में इनको जितवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जेसी कुन्ना नामक एक जगह है बंगाल में, वहां से जीत गए। अब क्या हुआ, उन 14 अगस्त 15 और 14 अगस्त को क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया। अब हम और जो पाकिस्तान अलग हो चुके थे। और पूर्वी जो जेसी कुन्ना है, जेसी कुन्ना जो कहाँ जा चुकी थी, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में वो जगह जा चुकी थी। और जो है ये अब जो है, क्योंकि ये वहां जा चुकी थी, तो अंबेडकर के बिना अब जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आप स्वाभाविक सी बात है कि सोच नहीं सकते। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जो है भागीदारी के लिए, डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बी एन राव, ये डॉक्टर बी एन राव, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये भाई ये भी बहुत जबरदस्त नेता थे। और जो है ये जो है बहुत जबरदस्त और जो है विधि के जानकार थे। इन्होंने जो है निशुल्क जो है सेवाएं दी अपनी, निशुल्क सेवाएं दी। और ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे ये। ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। और इन्होंने, इनको जब पता चला क्योंकि इनको पता था कि अब जो है डॉक्टर अंबेडकर हमारी संवैधानिक सभा में जो है, संविधान सभा में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान में हिस्सा चला गया जैसे कुन्ना का। तो इन्होंने जी बी खैर वहां पर जो है मुंबई में उस टाइम में प्रधानमंत्री होता है, उस समय प्रधानमंत्री होते थे, तो जीबी खैर जो प्रधानमंत्री थे उनको पत्र लिखा कि आप एक सीट खाली कीजिए और जो है डॉक्टर अंबेडकर को वहां से जिताएंगे और फिर जो है संविधान सभा में हम लेकर आना चाहते हैं। तो बातें जो हुई, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जीवी खैर को लेटर लिखा गया बीएन राव के द्वारा, और बीएन राव के द्वारा जब ये लेटर लिख दिया गया तो हुआ क्या कि अब जो है चीजें बदल गई। और जीवी खैर ने जो है पुणे की जो है एक सीट है, वहां उसको जो है खाली कराया गया। पुणे से जो है डॉक्टर अंबेडकर को जिताया गया। पुणे से जीतने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की जो है हम जो भूमिका देखते हैं संवैधानिक सभा में, वो देखते हैं। इनको क्या बनाया गया, इनको संवैधानिक जो हमारा ढांचा है, प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में, उनकी भी बात करेंगे, उनको भी हम आगे बताएंगे। 7 मेंबर थे। और मैं बताऊं, संवैधानिक सभा जो हम बात करते हैं कि हम कई बार क्वेश्चन गलत हम कर जाते हैं, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जो है संविधान के लिए प्रारूप समिति का जो है गठन किसने किया, प्रारूप समिति का गठन किसने किया, प्रारूप समिति का खाका किसने तैयार किया, तो वो आएगा डॉक्टर बी एन राव। क्योंकि बी एन राव के द्वारा ही जो है हमारा क्या किया गया था, जो प्रारूप समिति है उसको उसकी तैयारी की गई थी। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। तो बी एन राव और भीमराव अंबेडकर में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इससे इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने जो है ये चीजें की। ठीक है, अब जो है चीजों को जहां तक हमने देखा है आज संवैधानिक सभा में अपने, कि हमने जो है जो हमारे सदस्य थे उनके बारे में जान लिया, अब अंबेडकर की भूमिका के बारे में जान लिया, प्रथम जो हमारे अध्यक्ष थे उनके बारे में जान लिया। मैंने बताया था आपको, चलिए हम अगली क्लास में थोड़ा और विस्तार से इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए आप बने रहे हमारे साथ दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली क्लास में संविधान जो सभा थी हमारी, उस पर और बहुत व्यापक चर्चा हम करेंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके विषय में भी धीरे धीरे आपको जानकारी देते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास देखने के लिए। थैंक यू भाई।